अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक इक्वेशन पढ़ी है कि फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए होता है फ्लक्स। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है डिफरेंट। अब हमने वहाँ पे जो सरफेस ली थी वो एक इरेगुलर शेप सरफेस थी, वहाँ पे फील्ड कहीं से भी आ रही थी, लेकिन हमें अगर यहाँ पे फील्ड किसी फिक्स्ड पॉइंट्स पे हो, स्फेरिकल शेप में हो या किसी भी आर्बिट्रेरी शेप में हो, तो उस सूरत में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो हम जो पहली अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक स्फीयर के लिए कर रहे हैं कि लेट अस सपोज वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इनक्लोज बाय अ चार्ज, सपोज दैट इज़ अ स्फीयर। एज वी नाउ द जनरल इक्वेशन फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ये हमारे पास एक जेनेरिक इक्वेशन होती है। यहाँ मैंने भी डायग्राम बनाई है कि ये चार्ज है कोई क्या हो, और यहाँ पे हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, इसकी सराउंडिंग पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब दूसरी बात जो है कि चार्ज, जब हमारे पास ये इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है, सो वी हेयर वी नीड ई एंड ए, हमें ई की भी ज़रूरत है और ए की भी ज़रूरत है, बट ए शुड ऑलवेज बी फ्लैट सो दैट, लेकिन ए जो एरिया है ये कर्व नहीं होना चाहिए, ये हमेशा सीधा होना चाहिए, ये एरिया हमेशा क्या हो, सीधा हो, कर्व शेप में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो हम ले रहे हैं वो स्फीयर है, वो क्या है हमारे पास, जैसे ये बुक पे डायग्राम बनी है, ये तो क्या है, एक स्फीयर है। तो इस सूरत में हम ये तो सर्कुलर शेप्ड है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, फ्लैट एरिया, फ्लैट देखें, अगर हम स्फीयर का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं तो वो तकरीबन फ्लैट होता है। इट्स मीन हम इस एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इस एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो फ्लैट आ जाएगा। तो हमने वैसा ही किया, हमें ज़रूरत था ए शुड ऑलवेज बी फ्लैट, सो दैट डेल्टा ए वन हमने एक यहाँ पे एक बनाया, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, यानी स्मॉल चेंज इन एरिया अप टू डेल्टा ए एन। हमें नहीं पता कितने एरिया यहाँ पे बनेंगे, डिफरेंट फ्लैट पैचेस बनेंगे इसके, सो हमने उसको उसमें डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक बात है कि ये जो क्लोज सरफेस क्या हुआ है, इसकी फील्ड चारों तरफ बाहर की तरफ जा रही है, यही बात है, हर तरफ से ये बाहर की तरफ जा रही है। तो जहाँ पे भी हम एरिया लेंगे तो एरिया की जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो और फील्ड का वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक हो गया, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब हमें इसी तरह जहाँ पे हम एरिया ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वहीं पे हमारे पास ई भी है, वहीं पे ए भी है। ठीक है, लेट अस सपोज ये ए एन, ये ई एन है, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, वहीं पे हमारे पास ई एन भी है। सो हमें ना चाहते हुए भी ई को भी डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट पैचेस में। हालांकि ई को डिवाइड करना हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको भी डिवाइड करेंगे। ई वन, ई टू, ई थ्री, हर एरिया के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अलग अलग ई को हम डिफाइन करेंगे, ई फोर अप टू ई एन। तो देन द इक्वेशन ए बिकम, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए थी इसमें अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करें तो ये क्या आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं। इक्वेशन वन और टू को जब हम इक्वेशन ए में यूज़ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वन ए डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री एंड प्लस ई एन डेल्टा ए एन अप टू ई एन डेल्टा ए एन। तो एज ई इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सो दैट, एक बात ये कन्फर्म है कि जो ई है ये सरफेस पे हर जगह पे सेम होगी। हमने बात की थी ना कि ये इसके करीब जो है ज़्यादा होगी, दूर कम, लेकिन यहाँ पे स्फीयर में दूरी पे ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम है, तो वहाँ पे ई सेम है। इट्स मीन ई वन जो है वो ई टू के इक्वल है, ई थ्री के इक्वल है, ई फोर के इक्वल है, ई हर जगह पे सेम है। सो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री इज इक्वल टू ई फोर इज इक्वल टू अप टू सो ऑन आर ई एन। ठीक हो गया। सो वी राइट, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर ई सेम है, ई वन यहाँ पे भी है, ई टू की जगह भी ई वन या ई सब की जगह पे हम लिख दें, तो इट्स मीन ई सब के लिए सेम है। ई को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन। तो दूसरी बात ये कि हम ये जितना भी अंदर हमारे पास एरिया डिवाइड हुआ बचा, ये हमने कौन सा एरिया डिवाइड किया, ये उस सरफेस का एरिया डिवाइड किया। तो सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। हमने फाई ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिखा। हम जानते हैं कोलम लॉ से, हमने ई प्रीवियस टॉपिक में डिराइव किया था कि जो ई होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये सारा किसके इक्वल होता है,
ई के मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 4 पाई है, यहाँ पे भी 4 पाई है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये 4 पाई इस 4 पाई के साथ कैंसिल, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, क्या ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड स्फीयर जो आया वो क्या आया, फाई ई इज इक्वल टू क्या ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये थी हमारे पास फाइनल इक्वेशन जिसके लिए हम वर्क कर रहे थे। हमने क्लोज सरफेस के लिए ये वर्क किया, अब स्फीयर के लिए किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले में गौर करें तो यहाँ पे ना तो आर डिपेंड कर रहा है ना ये फार्मूला डिपेंड कर रहा है। इट्स मीन ये जो उसकी शेप थी ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम ये बुक पे मौजूद ये डायग्राम है इसके मुताबिक किसी भी शेप की हम कोई बॉडी ले लें तो उसके लिए भी हमारे पास ये डिपेंड हम उसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन जो है यही होगी। तो देखें ये क्या कहता है कि नाउ इमेजिन दैट ए क्लोज सरफेस एस इज इनक्लोजिंग दिस स्फीयर इट कैन बी सीन इन फिग 12.5, यानी इसमें दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज द सेम एज दैट through the sphere. So we can conclude that total flux through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface. It depends upon the medium and the charge enclosed. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, उस मीडियम के ऊपर, जैसे ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, और चार्ज जो उसके अंदर मौजूद है। ये इन दो चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड करता है, इससे अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।